Let's see the first question. Purchase price of a machine rupees 1,80,000. तो कितने में मशीन को खरीदा है? 1,80,000. फिर उसने बोला फ्रेट चार्जेस रुपीज 30,000. फटाफट मुझे बताओ फ्रेट चार्जेस यहाँ पे पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? अच्छा, अगर मैं नॉर्मली जब फ्रेट चार्जेस का बात करता हूँ नॉर्मली, तो फ्रेट चार्जेस बेसिकली होता है गुड्स पे, तो फ्रेट चार्जेस हो जाता है नॉमिनल. बट यहाँ पे ये फ्रेट चार्जेस किस पे है? हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? मशीन. तो मशीन पे जो हम लोग फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हैं, फटाफट बताओ ये नॉमिनल है कि ये मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा? सर ये तो मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, राइट? और अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होगा, इसका मतलब कि दिस इज रियल अकाउंट. ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट. ओके. सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो वहां पे लिखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस. कितना लिखा है? रुपीज 10,000. तो ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो भी क्या होने वाला है? ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर ऐड होगा, राइट? देन उसके बाद उसने बोला रेसिडुअल वैल्यू. रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू. कितना दिया स्क्रैप वैल्यू? 16,000. एंड यूजफुल लाइफ बोला है 5 years. यूजफुल लाइफ कितना बोला है? 5 years. ओके. तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा? सर 1,80,000 में तो खरीदा है, प्लस फ्रेट का 30,000, प्लस 10,000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस. तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन का बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगा, राइट? फिर उसके बाद यहाँ पे इट इज अ मिस्टेक कि यहाँ पे उसने क्या दिया है? रिपेयर दे दिया. दिस इज नॉट रिपेयर. ये क्या है? फ्रेट चार्जेस. क्या है? फ्रेट चार्जेस. ओके. देन उसके बाद क्या बोला है? फ्रेट चार्जेस के बाद इंस्टॉलेशन. तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, आई विल गेट व्हाट? माय ओरिजिनल कॉस्ट. बराबर है ना? तो ऑलरेडी हम लोग ने ओरिजिनल ये डेप्रिसिएशन का तो फॉर्मूला देख लिया है. फटाफट बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना आएगा? सर ओरिजिनल कॉस्ट विल बी 1,80,000 कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मशीन, प्लस 30,000 रुपीज फ्रेट का चार्जेस, प्लस 10,000 rupees installation charges. So my original cost will be 2,20,000. कितना आएगा? 2,20,000. So original cost will be 2,20,000 minus scrap value. बोले तो रेसिडुअल वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू कितना दिया? स्क्रैप वैल्यू सर 16,000. So minus scrap value is 16,000. What is the useful life? Sir useful life is 5. So बोलो क्या आएगा आंसर? 2,20,000. 2,20,000 minus 16,000 divided by 5. So the answer is 40,800. राइट? तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं. लेट्स. उसने बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर. ओ माय गॉड सर, यहाँ पे तो कुछ अलग ही पूछा उसने. डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर बोला है, राइट? तो थर्ड ईयर अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड. ओ हो सर, इसने तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दिया है. तो बताओ फटाफट स्ट्रेट लाइन मेथड में इजी है कि डिफिकल्ट है? अरे सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल का डेप्रिसिएशन तो सेम ही होता है. तो क्या फर्स्ट ईयर, क्या सेकंड ईयर, क्या थर्ड ईयर, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो यहाँ पे देखो उसने बोला है हेंस द डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर वही आएगा 40,800. So every year the amount of depreciation till 5 years it is going to remain same. Okay, sure.
आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या लिखा है देख लेते हैं। उसने बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलो। तो हम लोगों को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, चलो तो पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जरा एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे आता है वो फॉर्मूला। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट वो है फॉर एग्जांपल 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 12% पर एनम। चलो बताओ डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का कितना आएगा? सर सिंपल है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 12%। परफेक्ट। तो कितना आएगा? सर 1 लाख इंटू 12% बोले तो 12,000। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है पर एनम विल बी 12,000। करेक्ट है ना? ओके। अब मुझे ये बताओ, ये जो हमने यहाँ पे 1 लाख लिखा है, ये जो 12,000 12% लिखा है, क्या है वो? सर 1 लाख है ओरिजिनल कॉस्ट और 12% है ROD मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इन सब चीजों से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इन सब चीजों से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है। वो फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना? ओके। अगर मैं ये बोलूं कि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करना है? फाइंड आउट। तो बहुत सिंपल है, ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो बोलो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आएगा डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बराबर है? चलो अगर मैं इस सम का बात करूं, डेप्रिसिएशन कितना है? सर डेप्रिसिएशन है 12,000, लिख दिया 12,000, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? सर ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, चलो लिख दिया 1 लाख। तो इज इक्वल टू अगर मैं कैलकुलेट करूं सो 12,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सर इसका आंसर तो आ रहा है 0.12। ये कौन सा रेट होता है? देखो कभी भी एक चीज याद रखना, तुमको अगर रेट कैलकुलेट करना है ना, रेट रेट बोले तो परसेंटेज। तो हम लोग ने स्कूल में भी सीखा था कि किसी भी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 करना होता है। तो बस फॉर्मूला में इंटू 100 कर दो, तो जैसे तुम लोग इंटू 100 कर दोगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 12%। ओके, तो फटाफट मेरे को फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? बोलो फटाफट। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। इनटू 100 क्यों करना है? ओनली टू कन्वर्ट दैट रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100, सॉरी इनटू 100। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये क्या दिख रहा है? सर 0.1। ये क्या दिख रहा है? सर 12%। याद रखना 0.12 एंड 12% सेम ही होता है। सर कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अगर ये 12% को मैं लिखूं तो देखो ऐसे बोला जाता है, 12 पर मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100। 12 पर मतलब डिवाइड एंड सेंट का मतलब 100। तो देखो अभी 12 डिवाइड बाय 100 करूँ, अरे हाँ सर 12 डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं तो 0.12 ही आ रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0.12, 0.12 इसी का मतलब होता है 12%। 0.12 इसी का मतलब होता है क्या? 12%।
तो जब हम लोग किसी भी चीज को इंटू 100 करते हैं ना, किसी भी चीज को इंटू 100 करते हैं, इट बिकम्स परसेंट, इट बिकम्स व्हाट, परसेंट। ठीक है, तो ये चीज एकदम दिमाग में फिट कर लेना कि 0.12 इज इक्वल टू 12%। ये दिमाग में तुम लोगों को होना चाहिए। ओके, किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100। डन, श्योर। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, वन बाय वन देखते हैं, जरा समझने का कोशिश करते हैं। पहला, मशीन नंबर 1, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? सर 90,000। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 90,000। ओके, expenses incurred at the time of purchase to be capitalized। याद रखना, टू बी कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या? टू बी कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करना। टू बी कैपिटलाइज्ड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना है। ओके, चलो तो मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000 और कैपिटलाइज कितना करना है, 10। तो कैन बी से 90 प्लस 10,000, मेरा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो बन गया 1 लाख, राइट? सो माय ओरिजिनल कॉस्ट विल बी 1 लाख, राइट? फिर बोले एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब स्क्रैप वैल्यू। बोलो स्क्रैप वैल्यू कितना है? सर 20,000। चलो स्क्रैप वैल्यू है 20,000। व्हाट इज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ? 8 years। तो क्या हम लोग इन सब चीजों से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, राइट वन दिस। जो कॉस्ट ऑफ परचेस है दैट इज 90,000, बराबर है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज्ड दैट इज 10,000। तो 90 प्लस 10 टोटल हो गया 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख? ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू सामने से दिया है दैट इज 20,000, और जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है फर्स्ट वाले मशीन का दैट इज 8 years। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रीसिएशन? सर डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास, कितना है, 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू भी मालूम है कितना, 20,000, और इसका यूजफुल लाइफ भी हम लोगों को पता है दैट इज 8 years। So what will be the amount of depreciation? 1 lakh minus 20,000 that is 80,000 divided by 8. So depreciation will be 10,000. Okay? तो अब हम लोगों को यहाँ पे डेप्रीसिएशन का अमाउंट मिल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। चलो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला बोलो। सर डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। वेरी गुड। सो डेप्रीसिएशन कितना है, 10,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख, इनटू 100। बोलो कितना आएगा? सर दैट विल बी 10%। So tell me what will be my rate of depreciation? So rate of depreciation will be 10%. Okay, चलो देख लेते हैं उन लोगों का आंसर क्या है। देखो, if you will see properly, cost of machine 90, कैपिटलाइज करना है 10, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू 20,000, लाइफ इज 8, तो डेप्रीसिएशन जो है दैट इज 10,000, है ना? डेप्रीसिएशन कितना है, 10,000, राइट? उन लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है D माइनस E अपॉन F। व्हाट इज D?
सर डी इज ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस ई क्या है सर स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड बाय एफ क्या है द रेसिडुअल ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो डेप्रिसिएशन आ गया 10। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? सर फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जी अपॉन डी इनटू 100। व्हाट इज जी? सर जी है डेप्रिसिएशन, जी क्या है डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डी? सर डी है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट, तो फॉर्मूला तो वही बने डेप्रिसिएशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, सो दैट कम्स टू हाउ मच 10%। समझा? ओके, तो अब सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड का भी कर सकते हैं। अब फटाफट जरा ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तुम लोग नोटबुक में लिखते चलो। तो बताओ फटाफट क्या आएगा। सर 24,000 में पहले 7,000 प्लस करेंगे, तो बोलो 24,000 प्लस 7,000 टोटल कितना आ गया 31। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है, ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 31। ओके, उसमें से अगर मैं स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूं, सो माइनस 3,100, और लाइफ है 6 ईयर, सो डिवाइड बाय 6, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? सो डेप्रिसिएशन आएगा 4,650, 4,650, right? So what will be the rate of depreciation? So depreciation 4650 divided by original cost 31,000 into 100, so that comes to 15%. That comes to how much? 15%. है ना? चलो similarly third and fourth is your homework, that is 18% and what 8%, तो वो आराम से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, so please do that. ठीक है, चलो now let's go to the next question. Let's see क्या लिखा है। A machine is purchased for rupees 7 lakhs, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 7 lakhs। Expenses incurred on its cartridge and installation rupees 3 lakhs। ओके, इंस्टॉलेशन का खर्चा मतलब अभी तक यूज किया नहीं है, तो कॉमन सेंस से ये 3 lakhs भी क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी माय ओरिजिनल कॉस्ट? सर ओरिजिनल कॉस्ट विल बी 7 lakhs plus 3 lakhs, that is equals to 10 lakhs, right? तो वो देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ असेट will be purchase price plus cost of cartridge and installation, that is 7 lakhs plus 3 lakhs, दोनों मिला के कितना हो गया 10 lakhs। ओके, देन फिर उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम। ओके, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला है 20% अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड तो कितना इजी है सर, 10 लाख का 20% सीधा 2 lakhs, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 2 lakhs, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसने बोला है फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग। ओके, मतलब ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं। तो सर फर्स्ट ईयर का है तो क्या हो गया, देखो क्या होता है, हम लोग कभी भी कोई भी मशीन जरूरी नहीं है ईयर चालू होता है तभी खरीदते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब ईयर चालू होता है तब खरीदते हैं, तो हम उसको 12 मंथ यूज करते हैं, तो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन। कभी कभी हम लोग 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद मशीन को खरीदते हैं, तो हम उसको पूरे साल भर में 12 मंथ यूज नहीं करते, कभी हम लोग 9 मंथ यूज करते हैं, कभी 6 मंथ्स, कभी 3 मंथ्स, कभी 2 मंथ्स, कभी कभी तो हम लोग ईयर एंड पे खरीदते, लास्ट डेट, लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो अगर तुम लास्ट डे ऑफ द ईयर खरीद रहे हो तो उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन ही नहीं आना है, क्योंकि उसको यूज ही नहीं किया अभी तक, आज ही खरीदा है, राइट? तो जब कभी भी हम लोग डेप्रिसिएशन का फर्स्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर का बात करें, लास्ट ईयर का मतलब जब भी हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सेल करते हुए हम लोग देख के तो नहीं सेल करते कि ईयर एंड पे ही सेल करें, हम लोग कभी भी इन बिटवीन सेल कर देते हैं। तो उसका ना हम लोगों को चेक करना पड़ता है हम लोगों ने कितना मंथ यूज किया, राइट? तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इफ दिस मशीन इज परचेस्ड ऑन, बोलो कब खरीदा है, 1 अप्रैल को। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, खरीदने के बाद यूज करोगे कि खरीदने के पहले से यूज करोगे? सर कॉमन सेंस से खरीदने के बाद ही तो यूज करोगे। बताओ कब खरीदा, 1 अप्रैल को। व्हाट इज आवर ईयर एंड? सर ईयर एंड है 31 मार्च, तो बताओ कब खरीदा, अप्रैल। कितना मंथ यूज किया, अप्रैल में खरीदा और अप्रैल का 1 तारीख है,
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब मैंने यहाँ पे उसको यूज किया है 12 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए, राइट? ओके, चलो यहाँ पे मुझे बताओ मैंने कब परचेज किया? सर 1 जुलाई को। अच्छा मुझे बताओ 1 जुलाई को खरीदा तो उसके बाद यूज करेंगे, राइट? तो बताओ कितना यूज किया? सर जुलाई के 1 तारीख को खरीदा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सर 9 मंथ। वेरी गुड, तो यहाँ पे 9 मंथ का डेप्री आएगा। बताओ नेक्स्ट एग्जांपल में कब खरीदा? सर 1 अक्टूबर। अगर अक्टूबर को खरीदा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च कितना महीना यूज करोगे? सर फिर तो हम लोग 6 महीना यूज कर पाएंगे। और अगर मैंने 1 जैन को खरीदा 2015 को, तो जैन फेब मार्च कितना मंथ यूज किया? सर सिर्फ 3 महीने यूज किए। समझा? तो बोलने का मतलब क्या है, जब कभी भी तुम मशीन खरीदते हो तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन ऑलवेज डिपेंड्स कि तुमने फर्स्ट ईयर में कितने मंथ तक उसको यूज किया है। तो यहाँ पे हम लोग 4 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स ले रहे हैं सो दैट कि हम लोग को समझना है। अगर 1 अप्रैल को खरीदा है, अगर 1 अप्रैल को खरीदा है तो 12 महीने का डेप्रीसिएशन, क्योंकि हम साल भर यूज करेंगे। 1 जुलाई को खरीदा है तो 9 मंथ का डेप्रीसिएशन, क्योंकि 9 मंथ ही यूज किया है। 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन है। 1 जैन को खरीदा है तो फिर 3 महीने का डेप्रीसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, राइट? ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। लेट्स, बोलो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट कितना बोला था? सर ओरिजिनल कॉस्ट बोला था 7 lakhs प्लस 3 lakhs, बोले तो टोटल 10 lakhs। ओके, what was the rate of depreciation? Sir rate of depreciation was 20% per annum। सर इसमें तो स्क्रैप वैल्यू दिया ही नहीं है। अरे भैया जी, अगर स्क्रैप वैल्यू दिया भी होता तो हम उसको इग्नोर करते, क्योंकि कभी भी डेप्रीसिएशन का रेट अगर परसेंटेज में दिया है तो इन दैट केस स्क्रैप वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट विल बी माय डेप्रीसिएशन पर एनम। पर एनम बोले तो पूरे साल का। सर ये तो फॉर्मूला सिंपल है, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। बोलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? सर 10 lakhs इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 20%, राइट? तो आंसर विल बी 2 lakhs, राइट? तो जो मेरा डेप्रीसिएशन है पूरे साल भर का, डेप्रीसिएशन पूरे साल भर का कितना है? 2 lakhs। ओके, चलो अब इसी को ना हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है? चलो कौन सा 4 पार्ट है? सर पहले पार्ट में ना हमने ना उसको 12 मंथ यूज किया, दूसरे साल में ना हमने दूसरे एग्जाम्पल में 9 मंथ यूज किया, तीसरे वाले एग्जाम्पल में ना हमने 6 मंथ यूज किया था, और लास्ट वाले एग्जाम्पल में ना हम लोगों ने 3 मंथ यूज किया था, राइट? अच्छा मुझे बताओ पूरे साल भर का कितना है? सर पूरे साल का डेप्री है 2 lakhs, बराबर? पूरे साल का 2 lakhs। तो जैसे मैं इसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, क्योंकि पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 2 lakhs को अगर मैंने डिवाइड बाय 12 कर दिया तो बताओ मुझे कितना अमाउंट आएगा? सर 2 lakhs डिवाइडेड बाय 12, सर अमाउंट आ रहा है 16,667 बोल सकते हैं, एक्चुअली 666.666666 है। तो इसका मतलब कैन वी से कि डेप्रीसिएशन पर मंथ मेरा 16,666.6666 है, राइट? पूरे साल भर का 2 lakhs है। पूरे साल भर का कितना है? 2 lakhs। साल भर में कितने महीने होते हैं? 12, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? डेप्रीसिएशन पर मंथ। क्लियर? ओके, तो बताओ फटाफट मुझे पहले में कितने मंथ का चाहिए? सर 12 मंथ का चाहिए। एक महीने का कितना है? 16,666.66 लिख रहा हूँ मैं, बट कैलसी में करते हो पूरा 6 लिखना। यहाँ पे 9 मंथ का चाहिए, ठीक है? 16,666.6666 पूरा इनटू 16,666.6666 एंड 16,666
0.66666। ओके, तो चलो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, एक महीने का 16,000 है राइट, तो अगर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट कितना आएगा 2 लाख। चलो 16,666.6666666 इंटू 9 बताओ कितना आ रहा है सर। इंटू 9 करेंगे तो आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 1,50,000। वेरी नाइस। चलो 16,666.6666666 इंटू 6 मंथ का बताओ सर 1 लाख, एंड 16,666 इंटू 3 बताओ सर, दैट कम्स टू 50,000 राइट। तो ये हो गया मेरा डेप्रीसिएशन कि वो कैसा आएगा। ओके, ना अगर मैं तुम लोगों को बोलूं फॉर्मूले के हिसाब से कैसे आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से, तो ऑल ऑफ यू प्लीज सी है फॉर्मूले के हिसाब से कैसे आएगा। डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब अपना आंसर ये वाला आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1 लाख, ठीक है। डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ क्या आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो ये वाला फॉर्मूला तो डिक्टो सेम है, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू व्हाट, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब बताओ मुझे कितने महीने का चाहिए सर, 6 मंथ का, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिवाइड बाय 12। अच्छा सर अगर 3 मंथ का चाहिए तो इनटू 3 बाय 12, 9 मंथ का चाहिए तो इनटू 9 बाय 12। अच्छा सर 12 मंथ का चाहिए तो इंटू 12 बाय 12, 12 12 काटो के 1 होगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, बट ठीक है लिखना है तो 12 बाय 12 लिख सकते हो, आंसर तो वही आने वाला है। ओके, तो बोलो फटाफट कितना आएगा, ये आएगा 10 लाख इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। बोलो क्या आएगा आंसर सर, 10 लाख इंटू 12% इंटू 6 divided by 12. So that comes to कितना आ रहा है, अच्छा मैंने 12% दिया सॉरी, 10 lakhs इंटू 12% नहीं इंटू 20% इंटू 6 divided by 12. So that comes to 1 lakh depreciation। समझा, ये वाला 6 मंथ है ना 1 lakh। क्लियर, in this manner we can calculate first year's depreciation। okay, तो जरा चेक कर लेते हैं इन लोगों के साथ अपना आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। पहले साल में 2 लाख, फिर उसके बाद 9 मंथ का 1,50,000, 6 मंथ का 1 लाख एंड 3 मंथ का 50,000। क्लियर, चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, लेट्स सी। अ कंपनी whose accounting year is the calendar year। अच्छा सर कैलेंडर ईयर का मतलब, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है, मेरे को बताओ कैलेंडर ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर में, तो इसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। समझा, जो भी ईयर है 31 दिसंबर 2010 11 12 जो भी रहेगा वो, बट ईयर एंड विल बी 31 दिसंबर। तो ये 31 दिसंबर को अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, तो ये डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, बोले तो 31 दिसंबर। अच्छा सर अगर इसका कैलेंडर ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर एंड होता, फाइनेंशियल तो वो होता 31 मार्च, तो अपने 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाता, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कब चार्ज करता, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को करता। ओके चलो, तो अब आगे चलते देखते क्या लिखा है। परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। बोलो कब खरीदा सर, 1 अप्रैल को खरीदा राइट, कितने में खरीदा 30,000 में, बराबर है ना। ओके, ईयर एंड क्या उसका 31 दिसंबर। तो बताओ फटाफट, अभी हम लोग ने सॉल्व किया है
अगर तुम 1 अप्रैल को खरीदते हो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से तो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बट फर्स्ट ईयर में कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? सर अप्रैल में खरीदा ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब फर्स्ट ईयर में इस पे डेप्रिसिएशन आएगा फॉर 9 मंथ। ओके चलो, फिर उसने क्या बोला है, इट परचेज फर्दर मशीनरी, मतलब और खरीदा कब? 1 अक्टूबर 2013 को। ओके, कॉस्टिंग कितना? 20,000। अच्छा, 1 अक्टूबर को खरीदा, तो अक्टूबर को खरीदा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना ही यूज किया रहेगा, तो इसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आएगा दैट विल बी फॉर 3 मंथ्स। ओके, एंड ऑन 1 जुलाई 2014 कॉस्टिंग रुपीज 10,000। तो 1 जुलाई 2014 को, अभी अगर मैं अपना बात करूं तो अपना जो ईयर है दैट इज 13 और ये बात कर रहे हैं 14 का, बट ठीक है, वो 10,000 का मशीन और खरीदा 1 जुलाई 14 को। अच्छा, ये 1 जुलाई 14 को खरीदा तो इसका फर्स्ट ईयर इनकम आएगा 31 दिसंबर 14 को। तो बताओ कितने मंथ इसने यूज किए? सर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बोले तो 6 मंथ। तो यहाँ पे जब इसका फर्स्ट ईयर का बात आएगा तो ये कितने मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा? 6 मंथ, राइट। अच्छा, पहला तो मशीन कब खरीदा था? सर 2013 में। तो 2014 में उसपे कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? 3 महीना और 9 महीने का? नहीं सर, 3 मंथ 9 मंथ तो वो 2013 का था जब उनका वो फर्स्ट ईयर था। अब 2014 में तो उनके लिए वो सेकेंड ईयर होगा, तो पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन, क्योंकि सेकेंड ईयर में हमने तो पूरा 12 महीने उसको यूज किया रहेगा ना। हाँ, समझ। फिर क्या लिखा देखो, ऑन 1 Jan 2015 on third of the machine installed on 1 April 2013 became obsolete, मतलब खराब हो गया, and was sold for ₹3,000। कब बेचा मुझे बताओ? 1 Jan 2015 को बेचा। कब बेचा? 1 Jan 2015 को, राइट। सो उसने क्या बोला है कि जो हमने मशीन खरीदा था वो हमने कब बेचा? हम लोग ने 1 अप्रैल 2013 को बेचा, राइट। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आ रहा है दैट इज दिस। मुझे इस वर्ड में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। दिस इज नॉट ऑन थर्ड, आई होप दिस इज 1/3। जरा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इन लोग ने क्या किया है। हाँ, यहाँ देखो 1/3 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये जो है ये ऑन नहीं है, इट इज नॉट ऑन थर्ड, इट इज 1/3। मतलब उसने ये जो 30,000 का मशीन है ना 1 अप्रैल को, ये पूरा का पूरा मशीन नहीं बेचा, इस मशीन का 1/3, बोले तो 10,000, 30,000 का 1/3 दैट इज 10,000 वो बेच दिया। सर इसका मतलब क्या? इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ द मशीन इज सोल्ड। पार्ट ऑफ द मशीन इज व्हाट? सोल्ड। सर इसका मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा? कंप्यूटर। सो इफ यू रिमेम्बर, पहले के टाइम पे कैसे होता था? डेस्कटॉप अलग होता था, फिर उसके बाद कीबोर्ड अलग होता था, माउस अलग होता था, उसका सीपीयू अलग होता था। तो ऐसे मैंने जब कोई कंप्यूटर खरीदता है बोलेगा तो समझ जाने का 4-5 आइटम उसने खरीदा है। अब मान लो उसमें से उसका सीपीयू खराब हो गया या उसका डेस्कटॉप खराब हो गया, तो क्या वो पूरा का पूरा सब आइटम उठा के बेच देगा? नहीं, जो खराब हो उतना ही बेचेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे उसने जो मशीन खरीदा था वो मशीन था 30,000 का, उस 30,000 में से उसका 1/3 जो 10,000 का था वो उसने क्या किया? मार्केट में बेच दिया। कितने में बेचा? सब 3,000 रुपीज में बेच दिया। क्लियर? चलो, शो हाउ machinery account would appear in the books of accounts, it being given that machinery was depreciated by fixed installment method at 10
10% per annum. So 10% per annum is the rate of depreciation. Now what we will do, एक ना हम लोग वर्किंग नोट कर देते हैं, ठीक है। उस वर्किंग नोट से ना थोड़ा सा सम हम लोगों को ना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स सी हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम लोग इस सम का बात करें तो ये सम कौन सी ईयर का, 2013 का है। देन देयर इज 2014 आल्सो, और 2015 का 1 जैन है। मतलब यहाँ पे इन ऑल टोटल कितने साल का अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा? 3 years, 2013, 2014 एंड व्हाट 2015, ठीक है। चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड होगा, यहाँ पे सेकेंड ईयर एंड होगा, और यहाँ पे थर्ड ईयर। ये वर्किंग नोट अच्छे से देख लो, समझ लो। डेप्रिसिएशन में ये वर्किंग नोट वैसे तो किसी काम का है नहीं, बट समझने के लिए, जिन लोगों को डेट के इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट वर्किंग नोट है। ऐसे टाइप से करोगे तो थोड़ा कंपेरेटिवली तुम लोगों को इजी लगेगा, ठीक है। चलो अब बताओ, मेरा जो फर्स्ट ईयर है वो कब, कौन सा ईयर है? 2013 है। टेल मी व्हाट इज ईयर एंड। सर ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो चालू कब होगा? 1 जैन। तो 1 जैन 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013, ये अपना फर्स्ट ईयर है। देन 1 जैन 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 ये सेकेंड ईयर है। एंड देन 1 जैन 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015, दिस विल बी अवर थर्ड ईयर। ओके, चलो अब जरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने क्वेश्चन में बोला है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, तो ये 1 जैन है, फेब है, यहाँ पे कहीं पे 1 अप्रैल आएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 को बताओ हमने क्या किया? सर हमने परचेज किया, है ना। और परचेज जो किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? सर 30,000। ओके, जो परचेज किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 30,000। डन। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है 1 अक्टूबर 13 को, 1 अक्टूबर 13 को हमने फिर से परचेज किया 20,000। अब मुझे बताओ 1 अक्टूबर 13 ये कौन से ईयर में आएगा? फर्स्ट, सेकेंड की थर्ड? सर 1 अक्टूबर 2013 बोला है तो सर फर्स्ट ईयर में आएगा ना। हाँ, तो इसका मतलब कैनविस से वो यहाँ पे आ जाएगा 1 अक्टूबर 2013। हमने क्या किया? परचेज किया, और जो परचेज किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? सर उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000। कितना है? 20,000। ओके, देन उसके बाद उसने बोला है हमने फिर से परचेज किया, कभी? ऑन 1 जुलाई 2014 को 10,000। 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014 कैनविस से यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट। 1 जुलाई 2014 हमने फिर से परचेज किया, और जो परचेज किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? सर जो परचेज किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट है सर 10,000।
राइट, ओके। देन उसके बाद उसने बोला 1 Jan 2015 को 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 April 2013 became obsolete and was sold for 3000। ओके, कभी बेचा पहले वो बताओ सर। 1 Jan 2015 को बेचा मतलब थर्ड ईयर, ओके। इस डेट पे 1 Jan 2015 को परचेज किया किससे लिए सर? सेल किया, ओके। जो सेल किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था सर? उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000। सर 10,000 कैसे? अरे 1/3 ऑफ दिस 30,000। ये जो 30,000 है जो 1 April 2013 को खरीदा, वो बोल रहा उसका 1/3 ऑफ द मशीन खराब हो गया, ऑब्सोलेट हो गया। तो 1/3 बोले तो 30,000 का 10,000। तो 10,000 का जो ओरिजिनल कॉस्ट का मशीन था वो खराब हो गया, राइट। उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस सर, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 3,000 रुपए, ओके। सेलिंग प्राइस है 3,000, राइट। अब हमको क्या क्या चाहिए? जब भी हम लोग बेचते हैं तो हम लोगों को ये सब चीज चाहिए होता है। एक उसका ओरिजिनल कॉस्ट, उसका सेलिंग प्राइस, फिर हमको चाहिए उसका डेप्रीसिएशन। क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन। कैसे कैलकुलेट करने का मैं बाद में बताऊंगा, बट चाहिए। फिर और क्या चाहिए? उसका WDV चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? WDV। सर WDV बोले तो WDV का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। लेकिन ये कभी का WDV चाहिए? जिस दिन बेचा, जिस दिन सेल किया, मतलब इस दिन उसका वैल्यू कितना था, उसको बोलते हैं WDV, राइट। और फिर हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी बताओ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी बताओ। तो फटाफट मुझे बताओ, अगर कभी सेल होता है तो हम लोगों को क्या क्या लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट, उसका सेलिंग प्राइस, उसका डेप्रीसिएशन, उसका WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, और फिर बेचते वक्त प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर? तो एज ऑफ नाउ अगर तुम लोग ध्यान से इस लाइन डायग्राम को देखोगे तो इस लाइन डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने इस लाइन डायग्राम में इनपुट कर दिया। कौन से डेट पे परचेज किया, कौन से डेट पे सेल किया, परचेज किया तो कितने में किया, सेल किया तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड ऑल। तो जो पूरा क्वेश्चन है वो पूरा इस लाइन के अंदर एंड हो गया, राइट, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? सर डेप्रीसिएशन तो हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं, ओके। और तुम कब करते हो? एट द एंड ऑफ द ईयर तो करते ही करते हैं। देखो, एक ये ईयर एंड है, एक ये ईयर एंड है, और एक ईयर एंड है ये वाला। तो ये तीन तो ईयर एंड है, इस पे तो डेप्रीसिएशन होना कंफर्म है, पक्का है। और तुम कब करते हो? सर जब हम लोग बेचते हैं ना तभी भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मान लो मैंने 3 महीने के बाद बेच दिया, तो 3 महीने का तो डिप्री करना पड़ेगा ना। मैंने 6 महीने के बाद बेचा, 6 महीने का डेप्रीसिएशन तो करना पड़ेगा क्योंकि 6 महीने यूज किया फिर बेचा। तो डेप्रीसिएशन एक तो हम लोग ईयर एंड पे कंपल्सरी करते हैं, एंड जब हम लोग बेचते हैं तब हम लोग। क्लियर? ओके। अब मुझे ये बताओ, ये जो ईयर एंड है, ये वाला ईयर एंड है, ये जो ईयर एंड है, इस ईयर एंड पे मेरे पास कितने असेट थे? कितने? नंबर ऑफ असेट। सर दो। कौन सा दो? ये वाला एक और ये वाला दो, ओके। फिर मैंने ना सर और एक खरीदा, तो बताओ ये ईयर एंड पे कितने हो गए? सर ये ईयर एंड पे हो गए 3, ओके, वेरी नाइस। अब उसमें से ना मैंने एक बेच दिया, तो बताओ इस ईयर एंड पे कितने बचे? सर इस ईयर एंड पे बचेंगे 2, बराबर। कैसे? देखो ना सर, ध्यान से देखो ना, आपको समझ नहीं रहा है क्या? एक यहाँ खरीदा, एक यहाँ और खरीदा, एक यहाँ खरीदा, टोटल 3 हुआ। उसमें से एक बेच दिया तो 2 ही बचा ना सर, फिर तो 2 ही बचा। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए उस पर दिमाग नहीं लगाते, हम लोग बाद में उस पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ रहने दो, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग जो डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हो कौन सा मेथड है? सर फिक्स्ड
इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब सर उसी का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है डेप्रीसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। डेप्रीसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे अपने पास कितने मशीन थे? सर 2। बताओ पहला वाला कितने का था? फर्स्ट वाला। सर जो फर्स्ट वाला था वो था 30,000 का। और दूसरा वाला कितने का था? सर दूसरा वाला था वो 20,000। बराबर है ना? ओके, मुझे बताओ दोनों पे डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है? सर डेप्रीसिएशन कितना परसेंट? तो सर डेप्रीसिएशन है 10% पर एनम, 10%। ओके, तो 30,000 पे 10% और 20,000 पे भी 10%। बराबर। कितने महीने के लिए? सर ये देखो हमने कब खरीदा? हमने सर ये वाला खरीदा है 1 अप्रैल को। तो अप्रैल में अगर खरीदा तो उसके बाद यूज करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 9/12। ये कब खरीदा? सेकेंड वाला सर अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने का डेप्री? सर 3 महीने का। तो इंटू 3/12। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ओके, चलो बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर 30,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। सर वो आ रहा है 2250। तो दिस इज 2250। ओके, फिर 20,000 पे 10%, 20,000 पे 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। सर उस पे आ रहा है 500। वेरी गुड। तो 2250 पहले वाले मशीन का और 500 दूसरे वाले मशीन। क्लियर? यस सर। यहाँ तक तो ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया और 9 महीने का 3 महीने का क्यों किया। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। बताओ सेकेंड ईयर एंड का बात करो तो कितने मशीन थे? सर पहला मशीन, दूसरा मशीन तो जूना वाला था, ये तीसरा वाला एक नया खरीदा, ये वाला। ये नया नया बोला तो इस साल में खरीदा, बाकी जो पिछले साल का खरीदा है वो जूना हो, ओल्ड। राइट? बोलो पहला मशीन कितने का था? सर 30,000। ओके, दूसरा मशीन कितने का है? सर 20,000। तीसरा मशीन कितने का है? सर तीसरा वाला 10,000 का। ओके, तो तीनों पे कितना परसेंट? सर 10%। राइट? अच्छा, मुझे बताओ ये जो पहला वाला मशीन है ये ओल्ड है कि न्यू? सर पिछले साल खरीदा, ओल्ड। ये वाला? सर ये भी पिछले साल खरीदा, ओल्ड। ओके, ये वाला? सर ये तो इस साल में खरीदा, न्यू। अच्छा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हम ओल्ड बोलते हैं ना उस पे 12 महीने का डेप्री, क्योंकि पिछले साल खरीदा है इसका मतलब इस साल में तो पूरे साल भर यूज किया रहेगा ना। और जो नया बोलते हैं, नया मतलब इस साल में खरीदा, अगर इस साल में खरीदा तो चेक करना पड़ेगा ना कब खरीदा। बताओ कब खरीदा? सर 1 जुलाई को खरीदा, तो जुलाई से यूज करना चालू किया रहेगा। राइट? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना मंथ? सर 6 मंथ। तो 6/12। बोलो डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 2,000 एंड दिस विल बी 10,000 का 10%, 1,000 6 महीने के हिसाब से 500। क्लियर? हाँ सर, समझा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे हमने सेल किया है। क्या किया है? सेल। सेल के बारे में थोड़े टाइम के बाद में बात करते हैं, पहले ना यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ कितने मशीन बचेंगे बेचने के बाद? सोच के बताओ कितने मशीन बचेंगे बेचने के बाद? सर बोला तो आपको 2 बचेंगे। देखो ना,
एक, ये वाला एक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, और उसमें से एक बेच दिया। उफ, ठीक है। अब मेरा बात मानोगे तो बताओ, क्या ये मशीन तुम्हारे पास है? हाँ है। क्या ये मशीन तुम्हारे पास है? हाँ है। क्या ये मशीन तुम्हारे पास है? सर बेच दिया तो कैसे रहेगा? अरे पगले, कितने का ये मशीन था? सर 30। इसमें से कितना बेचा? सर 10। तो 20,000 रुपए का मशीन तो अभी भी है ना तेरे पास? अरे हाँ सर, अब समझा कि यहाँ पे टोटल 3 मशीन ही आएगा। लेकिन 3 मशीन कैसे, बताता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाला जो है वो टोटल 30 था, उसमें से 10,000 का बेच दिया, 10,000 रुपए वाला मशीन बेच दिया, तो कितना बचा? सर वो बचा है 20,000। क्या ये बात सब लोग के भेजे में घुस गया? तो ये जो टोटल 30 का था उसमें से 10,000 रुपए वाला बेच दिया, तो बचा कितना? 20। फिर सेकेंड वाला जो है वो तो वैसे का वैसे ही है, 20,000। और जो थर्ड वाला है वो भी 10,000 वैसे का वैसे ही है। क्लियर? तो इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर भी 10%, और इसके ऊपर भी 10%। और अगर मैं इस साल का बात करूं, थर्ड ईयर का बात करूं, तो हमने कोई भी मशीन नया नहीं खरीदा। इसका मतलब सबका सब मशीन पुराना है, सबका सब मशीन ओल्ड है। तो सब में 12/12। फिर यहाँ पे भी 12/12, यहाँ पे भी 12/12। ये 12/12 नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलता है, बट ठीक है, तुम लोग को समझ में आना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बोलो, 2000 का 20,000 का 10% 2,000, 20,000 का 10% फिर से 2,000, और 10,000 का 10% विल गिव मी 1,000। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये और ये दोनों नया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में खरीदा। सेकेंड वाले ईयर में ये खाली एक नया था, और थर्ड वाले ईयर में तो कुछ नया ही नहीं है, सबका सब ओल्ड है। ओल्ड मतलब लास्ट ईयर में खरीदा या उसके पहले। तो जो ओल्ड बोलते हैं ना, उसके ऊपर 12 महीने का डेप्ट। जो करंट ईयर में खरीदा उसमें चेक करना पड़ता है कितना मंथ यूज किया। क्लियर? ओके, चलो, तो ये हो गया अपना थोड़ा सा एक वर्किंग नोट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले वर्किंग नोट पे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल of machinery on 1st Jan 2015। कभी बेचा हम लोग ने? बताओ बताओ, कब बेचा? सर हमने जो सेल किया है दैट इज ऑन 1st Jan 2015 को। कब सेल किया? 1st Jan 2015, राइट? ओके। उसको खरीदा कब था? सर 1st April 13 को, 1st April 13 को। तो बताओ, मैंने उसको फर्स्ट ईयर में कितना मंथ यूज किया? सर 9 मंथ। ओके। सेकेंड ईयर में कितना मंथ यूज किया? सर पूरा 12 महीना। और थर्ड ईयर में कितना मंथ यूज किया? सर थर्ड ईयर में तो 0 मंथ यूज किया, क्योंकि थर्ड ईयर के डे 1 को ही बेच रहे। थर्ड ईयर में डे 1 को ही हम बेच रहे। तो सेकेंड ईयर का एंड बोलो या फिर तुम इसके बारे में बात करो, वो तो सेम ही है। हाँ, अगर मान लो 1st Jan के बजाय तुमने 1st Feb 2015 को बेचा होता, 1st February 2015 को, तो फिर हम लोग बोल सकते थे कि भाई चलो तीसरे साल में 1 महीना यूज करने के बाद बेचा, राइट? तो यहाँ पे तीसरे साल में कोई डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं। There will not be any depreciation in third year. Clear? चलो, तो देखते हैं अब ये कैसे कैलकुलेट करना है। क्या लिखा है हमने? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? प्रॉफिट और लॉस ऑन व्हाट? सेल ऑफ मशीनरी। कब बेचा? ऑन 1st Jan 2015। ओके।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन, जब खरीदा था तब। बोलो कब खरीदा था सर? 1 अप्रैल 13 को। 1 अप्रैल 13। बोलो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 13? सर ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 13 इज 30,000। देखो ना यहाँ पे 1 अप्रैल 13 को उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है दैट इज 30,000, बराबर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस ढूंढ रहे हैं। किस पे? सेल किया उस पे। क्या तुमने पूरा का पूरा 30,000 का ओरिजिनल कॉस्ट बेच दिया पूरा? नहीं सर, हम लोग ने तो उसमें का 1/3 बेचा। मतलब जो बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? सर जो बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर तुमको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो पूरा 30 नहीं ले सकते, जो तुमने बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट बताओ। अच्छा सर जो बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000। अब समझा? ओके ओके, चलो ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2013। वैसे देखने जाएगा तो 30,000 है, लेकिन जो बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000। तो हमको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो जो बेचा है उसी पे प्रॉफिट लॉस होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट भी हम लोग उसी का लेंगे जिसका बेचा है, राइट? जो मशीन बेचा है उसी का ओरिजिनल कॉस्ट लेना पड़ेगा। ओके ना, अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में कितना मंथ यूज किया? फर्स्ट ईयर में सर, फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग बात करें अप्रैल से है ना, तो 9 मंथ यूज किए। तो चलो लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। तो बोलो 10,000 का 10% फॉर 9 मंथ। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ। 10,000 इंटू 10% 1000 आ गया, इंटू 9/12 आंसर विल बी 750 750, राइट? क्लियर? तो बोलो 10,000 माइनस 750 कितना आएगा? सर 9,250। अब मुझे ये बताओ 9,250 ये वैल्यू कब है? कौन से डेट पे ये वैल्यू है? सर अगर मैं बात करूं तो ये डेट पे खरीदा है, और 9 मंथ के बाद तो ये वाला डेट आता है। तो ये जो उसका वैल्यू है दैट इज 31 दिसंबर 13 का वैल्यू। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू as on 31st March 30, 31st March 30। ओके चलो, तो ये हो गया पहले साल का काम। अब बताओ मुझे, क्या हमने दूसरे साल में बेचा? नहीं सर, उसको तो हमने तीसरे साल में बेचा। तो क्या हमने दूसरे साल में पूरे साल भर उसको यूज किया रहेगा? सर बिल्कुल पूरे साल भर यूज किया रहेगा। तो बताओ कितने महीने का डेप्रीसिएशन आएगा? सर 12 महीने का। तो करो कैलकुलेट, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, और इस बार आएगा 12 मंथ का डेप्रीसिएशन। ओके, तो बताओ डेप्रीसिएशन कितना आएगा? सर डेप्रीसिएशन कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है? ये 9250 पे करना है क्या डेप्री? अरे पगले 9250 क्या है? WDV। तो अगर हम लोग डेप्रीसिएशन एज पर WDV मेथड करेंगे, जो सेकेंड मेथड है जो अब तक हम लोग ने चालू नहीं किया है, तो इस पे करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम लोग FIM मेथड कर रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप्रीसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, दैट इज 10,000। तो करो 10,000 पे 10% फॉर 12 मंथ, बताओ कितना आ रहा है? सर वो तो आ रहा है 1,000 रुपए। वेरी गुड, तो माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है? 8,250। बोलो व्हाट इज 8,250? सर 8,250 क्या है? WDV। कब? एज ऑन 31st March 2014 को। 31st March 2014, मतलब सेकेंड ईयर एंड का है ये वाले डेट पे। सेकेंड वाले ईयर एंड पे 31st, सॉरी इट इज नॉट 31st March, थोड़ा सा मैंने सब गड़बड़ कर दिया है।
यहाँ पे भी दिसंबर है, यहाँ पे भी दिसंबर है, तो दिस इज 31 दिसंबर 13, दिस इज 31 दिसंबर 14। ओके, तो ये 31 दिसंबर 14 का है, तो सेकेंड ईयर भी खत्म हो गया। अब तीसरे साल में बेचा कब? सर तीसरे साल में बेचा है डे 1 को, 1 जनवरी 2015 को। तो अब एक्चुअली डे 1 पे ही बेचा है तो डेप्रीसिएशन तो लगेगा नहीं, बट सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 0 मंथ, तो वो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8250। ये सिर्फ तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बाकी ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये क्या आएगा सर? ये आ जाएगा WDV एज ऑन 1 जनवरी 2015। तो इसी को हम लोग बोलेंगे WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। कितना है? 8250। जिस दिन बेचा उस दिन उसका वैल्यू था 8250। जिस दिन सेल किया उस दिन उसका वैल्यू कितना है? 8250। क्लियर? ओके, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर? सर डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर 750। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर सर 1000। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल? 0। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल इस क्वेश्चन में 0 आ रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 0। अच्छा, मान लो 1-2 महीना यूज करने के बाद बेचते, तो 1-2 महीने का डेप्रिसिएशन आता, तो वो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लिखते। यहाँ पे तो हमने एक भी दिन यूज नहीं किया, वेरी नेक्स्ट डे हमने बेच दिया, तो इसलिए डेप्रिसिएशन क्या आ गया? 0। राइट? अच्छा, व्हाट इज WDV ऑन द डेट ऑफ सेल? सर WDV ऑन द डेट ऑफ सेल इज 8250। 8250। So this is my WDV on the date of sale, right? जिस दिन बेचा उस दिन उसका कीमत कितना था? 8250। अब मुझे बताओ लेस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलो, जिस दिन बेचा कितने में? सर 3000 में बेचा। 8250 का प्रोडक्ट तुमने 3000 में बेच दिया। चलो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर लॉस हुआ ना यार, कम दाम में बेचा। तो कितने का लॉस हुआ? सर 5250 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5250। तो ये जो लॉस है वो कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। लॉस हुआ तो डेबिट होगा, यही प्रॉफिट हुआ होता तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, बराबर। तो इस पूरे वर्किंग नोट में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करंट ईयर है। करंट ईयर का मतलब ये जो तुम्हारा करंट ईयर का डेप्टी है ये वाला, फिर ये सेलिंग प्राइस और ये उसका प्रॉफिट और लॉस। ये 3 अमाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस सम का अगर मैं बात करूँ तो डेप्रीसिएशन तो 0 है, तो वो फिलहाल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेलिंग प्राइस, उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और वो सब चीज अपने लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? समझ में आया ये वर्किंग नोट? श्योर? तो तुमको वर्किंग नोट कैसे, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है? जिस दिन वो मशीन खरीदा, जो बेचा है वो, जिस दिन खरीदा उस दिन से लेकर जिस दिन बेचा उस दिन तक का पूरा वर्किंग नोट तुमको करना है। राइट? सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन करते हो, ध्यान से देखो कितना महीना यूज किया। लास्ट ईयर मतलब जब बेचा, जैसे यहाँ पे 0 मंथ आ रहा है, वेरी नेक्स्ट डे बेचा, तो जिस मंथ में सेल किया, हो सकता है हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने यूज करने के बाद बेचे, तो उस टाइम तो 2-4 महीने का भी डेप्रिसिएशन आएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। और बीच में जितने भी ईयर होते हैं वो तो कॉमन सेंस है, 12 मंथ का ही डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वर्किंग नोट। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन डायग्राम, और इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा ना सम हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है और समझ में आ जाता है कि वो क्या है। ओके, चलो फटाफट जरा डेप्रिसिएशन का जरा टोटल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
2250 प्लस 500 कितना आएगा 2750, 3 प्लस 2 5 5500 एंड 2 प्लस 2 4 प्लस 1 इज 5। ओके, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, इट इज 0। क्यों 0 है समझा, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे बेच दिया। अगर एक आध 2 महीना यूज करने के बाद बेचते तो शायद कुछ अलग आंसर। ओके, नाउ अब मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन में तो अगर देखने जाएंगे ना, उसमें लेजर पूछा, उसने क्वेश्चन में पूछा शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर, मतलब क्वेश्चन में उसने मशीनरी अकाउंट पूछा है, राइट। बट व्हाट वी विल डू, जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ना हर एक जर्नल एंट्री लिखेंगे, ठीक है, और जर्नल के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका लेजर अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में सिर्फ मशीनरी अकाउंट पूछा है, बट व्हाट वी विल डू, हम लोग मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और सब अकाउंट बनाएंगे जो चीज हम लोगों को लगता है। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री मेरे हिसाब से सब लोगों को पता है कि जर्नल एंट्री हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब डेट के हिसाब से आना चाहिए, डेट वाइज। तो बोलो सबसे पहला डेट क्या है सर? सबसे पहला डेट है 1 जैन 30, 1 जैन 30। भैया जी सबसे पहला डेट 1 जैन 30 है, बराबर है। बट क्या उस दिन कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तुमने खरीदा है, तुमने बेचा है, तुमने डेप्री किया है फर्स्ट डे को? नहीं, तो किस बात का जर्नल एंट्री करेगा? तो वहां पे कोई जर्नल एंट्री आने वाला नहीं। तो बताओ पहला एंट्री कब आएगा? सर पहला एंट्री आएगा 1 अप्रैल 13 को। वेरी गुड, तो पहला एंट्री आएगा 1 अप्रैल 13 को। यहाँ लिख देते हम लोग जर्नल एंट्रीज। ओके, चलो क्या डेट बोला? 1 अप्रैल 2013। क्या एंट्री आएगा इस डेट पे? 1 अप्रैल 2013 को हमने परचेज किया, राइट। कितने में परचेज किया है? 30,000 में। क्या परचेज किया है? मशीनरी। तो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी रुपीज 30,000। ओके, नेक्स्ट डेट क्या आएगा? सर नेक्स्ट डेट विल बी 1 अक्टूबर 13। ओके, नेक्स्ट डेट विल बी 1 अक्टूबर 2013। वंस अगेन खरीदा है, तो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी 20,000। वेरी नाइस। नेक्स्ट डेट क्या आएगा? पूरा का पूरा यहीं पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डेट विल बी आवर ईयर एंड। सर ईयर एंड पे क्या आएगा? सर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना सर। सर 31 दिसंबर 30। बोलो एंट्री बताओ। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन का वैल्यू कम होगा तो टू मशीनरी अकाउंट। वेरी नाइस। कितना डेप्रिसिएशन है ऑलरेडी कैलकुलेट किया हम लोग ने, 2750, 2750, राइट। अब ईयर एंड हो गया, राइट। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो सेम डेट डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। डेप्रिसिएशन का बेसिक बैलेंस डेबिटेड, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, और कहां जाएगा वो? पीएनएल में। तो डेप्रिसिएशन का बेसिक बैलेंस डेबिट ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, इट विल बिकम टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कहां जाएगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट, राइट। कितना जाएगा? जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उतना जाएगा, दैट इज 2750। क्लियर? अब अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ईयर एंड हो गया है। फर्स्ट ईयर क्या हो गया है? एंड। सर इसका मतलब कभी भी अगर ईयर एंड होता है तो लेजर अकाउंट बनाते वक्त वी हैव टू क्लोज
ऑल दी लेजर अकाउंट और उसमें बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन ऐसा करना पड़ता है। अभी मैं क्या करूंगा, 3 साल का एंट्री साथ में लिख दूंगा, तुम पागल के जैसे 3 साल का अकाउंट साथ में मिक्स करके बना देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लाइन सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया सो दैट कि हमको मालूम रहे कि फर्स्ट ईयर एंड हो गया है, वी हैव टू क्लोज ऑल दी लेजर अकाउंट, उसका बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन। ओके चलो, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, बोलो सेकेंड ईयर में क्या डेट आएगा? सर सेकेंड ईयर का ये वाले डेट में तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि 1 जनवरी 2014 को ना परचेस है, ना सेल है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, डायरेक्टली आ जाएंगे ये वाले डेट। 1 जुलाई 14 को बोलो क्या किया है? सर परचेस किया। ओके तो लिखो 1 जुलाई 2014 एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना? 10,000, राइट। चलो देन नेक्स्ट क्या है? सर उसके बाद पूरे साल भर में और कोई परचेस नहीं और कोई सेल भी नहीं, डायरेक्टली ईयर एंड 31 दिसंबर 14। ओके ईयर एंड पे आ जाते हैं, 31 दिसंबर 14 क्या चार्ज करना पड़ेगा? सर डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कहाँ चार्ज करोगे? टू व्हाट? सर मशीनरी अकाउंट, राइट। कितना डेप्रीसिएशन आएगा? सर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है अपन ने, कितना है? 5,500। सो अमाउंट विल बी 5,500। चलो बताओ फटाफट नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? सर नेक्स्ट एंट्री सेम डेट पे डेप्रीसिएशन विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, डेप्रीसिएशन का बेसिक बैलेंस डेबिट ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट है, और कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट विल बी 5,500। और इसी के साथ सेकेंड ईयर भी यहाँ पे एंड हो गया, राइट। तो सेकेंड ईयर एंड हो गया, तो सेकेंड ईयर में अकाउंट को टैली करना पड़ेगा, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल। ओके अब थर्ड ईयर में आ जाते हैं। थर्ड ईयर में डे 1 को ही सेल है, थर्ड ईयर में डे 1 को ही सेल है। तो मैंने तुम लोगों को क्या बोला, सेल कभी भी होता है तो ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। और इसमें से 3 अमाउंट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा 3? लास्ट वाला डेप्रीसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया, इस क्वेश्चन में 0 है, फिर उसका सेलिंग प्राइस और उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये 3 अमाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो सबसे पहले हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे एंट्री डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन कब चार्ज करेंगे? जिस दिन सेल हो रहा है उसी दिन। तो सेल कब हो रहा है? 1 जनवरी 2015 को। डेप्रीसिएशन का एंट्री बोलो। सर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। चलो अपने एग्जांपल में डेप्रीसिएशन का अमाउंट बताओ। सर डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 0। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, अगर तुम लोग ये जर्नल एंट्री नहीं भी लिखते तो भी चलता, बट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है सो दैट कि तुम लोगों को मालूम हो कि अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेल। तो सेल करते वक्त सबसे पहले डेप्रीसिएशन का एंट्री करना पड़ता है। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो, प्लीज रजिस्टर दिस। अगर सेल कर रहे हो तो सेल करते वक्त सबसे पहले जो सेल किया उसका डेप्रीसिएशन, और उसके बाद सेल का एंट्री। चलो बताओ फटाफट सेम डेट पे बेचा, बेच के क्या मिलेगा? सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बेचा तुमने? मशीनरी, सो टू मशीनरी अकाउंट, राइट। बेच के जो पैसा मिला वो क्या मिलेगा? सर सेलिंग प्राइस। जो मशीन गया वो कौन सा प्राइस पे गया? सर कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस बोले तो डब्ल्यूडीवी, कॉस्ट प्राइस बोले तो डब्ल्यूडीवी। चलो आ जाओ तुम्हारे वर्किंग नोट में, मेरे को बताओ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सर सेलिंग प्राइस 3,000 है। व्हाट इज डब्ल्यूडीवी? सर डब्ल्यूडीवी है 8,250 ऑन द डेट ऑफ सेल। वेरी गुड। सेलिंग प्राइस है 3,000, उसका डब्ल्यूडीवी है 8,250, बैलेंसिंग फिगर आएगा 5,250 डेबिट में। फटाफट मुझे बताओ डेबिट का मतलब? सर लॉस।
लॉस कहाँ पे जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या चले जाएगा, लॉस। अगर यही हमने 10,000 में बेचा होता, फॉर एग्जाम्पल 10,000 में, तो यहाँ पे 1750 का प्रॉफिट होता और वो बैलेंस एक फिगर आ जाता क्रेडिट में, तो हम लोग पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर देते। ओके चलो, तो इसी के साथ ये डेट पे सेल का ट्रांजैक्शन हो गया है खत्म, और यहाँ पे अपना 5250 का यहाँ पे हो गया है लॉस। ओके, अब थर्ड ईयर में अगर ध्यान से देखोगे, देयर इज नो परचेस नो सेल, डायरेक्टली आ जाएगा ईयर एंड। बताओ ईयर एंड पे क्या चार्ज करोगे, सर ईयर एंड पे चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन। डेट बताओ सर, डेट आएगा 31 दिसंबर 2050। ईयर एंड का डेप्रीसिएशन एंट्री भी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अच्छा याद रखना, यहाँ पे ये वाला ईयर एंड का डेप्रीसिएशन करते वक्त, ईयर एंड का डेप्रीसिएशन करते वक्त जो मशीन हमने बेचा उस पे डेप्रीसिएशन नहीं हो सकता। अब जो मशीन तुमने बेच दिया, जो मशीन तुम्हारे पास है ही नहीं, उस पे डेप्रीसिएशन करोगे भी कैसे, राइट। अगर तुमने यहाँ पे ध्यान से वर्किंग नोट को देखा होगा, तो हमने यहाँ पे डेप्रीसिएशन लेते वक्त 20,000 पे लिया, जबकि उसका ओरिजिनल वैल्यू था 30, क्योंकि 30 में से 10 बेच दिया, तो जो बेच दिया उस पर तो डेप्री नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने कितने पे लिया है 20,000। क्लियर, चलो बताओ व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, सर 5,000। ओके, तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट आएगा कितना, 5,000। ओके चलो, सेम डेट ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू पीएनएल। एंट्री बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, राइट। और डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, सर डेप्रीसिएशन का अमाउंट आएगा 5,000। सर डेप्रीसिएशन का अमाउंट आएगा 5,000, आंसर इज रॉन्ग। सर क्यों, अरे भैया यहाँ पे देखो, ये भी तो डेप्रीसिएशन है, मान लिया कि यहाँ पे जीरो है, मान लिया कि इस क्वेश्चन में इट जीरो, बट मान लो फॉर एग्जांपल वो 1000 होता, 2000 होता, कुछ ना कुछ होता, तो इस 5,000 में ऐड होता, राइट। सो एज ऑफ नाउ द वैल्यू इज 5,000, बट ये वो वाला 5,000 नहीं जो तुम बोल रहे हो, ये कौन सा वाला 5,000 है, 5,000 प्लस जीरो, टोटल मिला के 5,000। क्लियर, क्योंकि ये भी डेप्रीसिएशन है, ये भी डेप्रीसिएशन है, दोनों भी नॉमिनल है, और दोनों भी नॉमिनल है, तो कॉमन सेंस से दोनों का टोटल विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, तो सिर्फ तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है 0 प्लस 5,000। ओके, और इसी के साथ जो थर्ड ईयर था वो भी यहाँ पे एंड हो गया। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ खत्म। जर्नल एंट्री समझा सब लोगों को, श्योर श्योर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे लेजर अकाउंट। क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो लेजर अकाउंट में हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, एंड वी विल प्रिपेयर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, कौन कौन सा अकाउंट बोला मैंने, एक बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और दूसरा कौन सा बोला, डेप्रीसिएशन। दिस इज मशीनरी अकाउंट, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, एंड देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने सब जर्नल एंट्री तो कर लिया, जर्नल एंट्री देख के हम लोग लेजर कर सकते हैं,
बट हम लोग ना क्या करेंगे, ये वर्किंग नोट को देख के हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट को देख के। तो एक काम करते हैं, जरा ना वर्किंग नोट को ना हम लोग कॉपी करके ना नीचे पेस्ट कर लेते हैं, सो दैट कि अपना थोड़ा काम इजी हो जाए। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर, तो क्या फिर ऊपर जाने का उतना जरूरत नहीं। हम्म, चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वर्किंग नोट को देख के विदाउट जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, बिना जर्नल एंट्री के लेजर अकाउंट बनता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, सोचना भी मत। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री ओरली बोलेंगे, जर्नल एंट्री ओरली बोलेंगे और उसका लेजर में पोस्टिंग करेंगे, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला डेट ये आएगा 1 अप्रैल का। परचेज की एंट्री बताओ सर। परचेज करने का जो एंट्री है, एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश बैंक अकाउंट। ओके, तो चलो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में डेट क्या बोला सर, डेट है 1 अप्रैल 13। 1 अप्रैल 13 को टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 30,000। चलो सेकेंड इफेक्ट बताओ सर। सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, कैश बैंक अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे, तो सेकेंड इफेक्ट एज ऑफ नाउ हम लोग नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट डेट बताओ सर। नेक्स्ट डेट है 1 अक्टूबर 2013। वापस से परचेज की एंट्री मशीनरी टू कैश बैंक, तो मशीनरी के डेबिट में 1 अक्टूबर 2013 टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹20,000, राइट। ओके, नेक्स्ट डेट बताओ सर। नेक्स्ट डेट है ईयर एंड, ईयर एंड पे क्या चार्ज करोगे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का जर्नल एंट्री बताओ, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। ओ, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो पहले डेप्रीसिएशन के डेबिट में आ जाते, डेट आएगा 31 दिसंबर 2013। डेप्रीसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट बताओ सर। अमाउंट आएगा डेप्रीसिएशन का 2750। ओके, 2750। सेकेंड इफेक्ट सर, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रीसिएशन के डेबिट में, मशीनरी के क्रेडिट में, डेट आएगा 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट 2750, राइट। अगर तुम लोग ध्यान से जर्नल एंट्री को देखोगे, तो हमने ये वाला एंट्री कर लिया, ये वाला एंट्री कर लिया, डेप्रीसिएशन कर लिया। अब डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर टू पीएनएल करना पड़ेगा, तो बताओ डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर टू पीएनएल का जर्नल एंट्री सर। डेप्रीसिएशन का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट। ओके, तो डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में 31 दिसंबर 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट विल बी 2750, राइट। ओके, तो अगर अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी एंट्री हो गया। अब उसके बाद ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का मतलब फर्स्ट ईयर एंड हो गया। फर्स्ट ईयर एंड हो गया तो हम लोग को सब लेजर अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो चलो फटाफट क्लोज करें। तो अगर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट ईयर एंड का ही आएगा। बोलो फटाफट, व्हाट विल बी द बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट, 50,000।
minus 2750, balance will be 47,250. तो ये कैरी डाउन अगले साल में 1/1/2014 नेक्स्ट ईयर का डे 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 47,250. सर इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है क्या? अरे भैया जी, कभी भी याद रखो ये पॉइंट, बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता. ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन का कभी कोई जर्नल एंट्री होता नहीं. चलो, तो मशीनरी अकाउंट तो टैली हो गया. अब आ जाते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट. सर डेप्रीसिएशन अकाउंट में तो देखो 2750, यहाँ पे भी 2750 पहले ही टैली हो गया. वेरी गुड. चलो, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर पे क्या डेट आएगा? सर 1 जुलाई 2014 को परचेज किया जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश बैंक. तो डेट विल बी 1 जुलाई 2014. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 10,000. बराबर है. चलो, सेकेंड ईयर में खाली ये एक ही डेट पे ट्रांजैक्शन है और डायरेक्ट ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन. ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन बोले तो 31 दिसंबर 14 डेप्रीसिएशन का जो रेट डेप्रीसिएशन टू मशीनरी. तो डेप्रीसिएशन अकाउंट के डेबिट में 31 दिसंबर 2014 टू मशीनरी अकाउंट. बोलो अमाउंट कितना आएगा? सर सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 5,500 और 31 दिसंबर 2014 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या अमाउंट बोला? 5,500. तो डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर टू पीएनएल कर देंगे सेम डेट पे, दैट इज 31 दिसंबर 14 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना ट्रांसफर करोगे? सर जितना डेप्रीसिएशन है दैट इज 5,500. तो लो ट्रांसफर हो गई. डेप्रीसिएशन अकाउंट टैली, ईयर एंड हो गया तो मशीनरी अकाउंट को भी टैली करके ट्रांसफर मारना पड़ेगा. तो सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन. बोलो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस कैरीड डाउन? 47,250 plus 10,000 minus 5,500, that comes to 51,750. तो यहाँ पे डेट आ जाएगा 1 Jan 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,750. क्लियर? यस सर. चलो, अब अगर मैं थर्ड ईयर का बात करूं तो थर्ड ईयर में डे 1 पे देयर इज अ सेल. और सेल करते हो मैंने तुम लोग को क्या बोला? पहला एंट्री कौन सा होना चाहिए? डेप्रीसिएशन. और दूसरा एंट्री होना चाहिए सेल का. राइट? तो डेप्रीसिएशन का एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. तो आ जाओ डेप्रीसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1 Jan 2015 टू मशीनरी अकाउंट. मुझे पता है यहाँ पे अमाउंट जीरो है बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ सो दैट कि आगे जाके किसी सब में जब ऐसा आएगा जहाँ पे अमाउंट जीरो नहीं रहेगा तो करना तो पड़ेगा ना. तो एंट्री विल बी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. तो मशीनरी के क्रेडिट में डेट क्या आएगा? 1 Jan 15. मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट विल बी जीरो. राइट? देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. मुझे बताओ मशीनरी अकाउंट को हमने क्या किया? सर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया. तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट विल रिमेन सेम 1/1/15 1/1/15 बाय कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस. बोलो कैश बैंक अकाउंट सेलिंग प्राइस कितना है? सर सेलिंग प्राइस है 3,000 रुपीज. वेरी नाइस. तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस. बोलो कितना है? सर 5,250. तो लिख दो 5,250. सर ये लॉस क्रेडिट में क्यों आया?
सर लॉस का तो बेसिक बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट में कैसे आया? अरे भैया यहाँ पे देखो अपन ने लॉस को क्रेडिट किया, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल के डेबिट में। तो भैया पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ही तो जा रहे हैं ना लॉस। और याद रखना ये कौन सा अकाउंट है? ये मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट मैंने पहले तुम लोग को बताया ये रियल अकाउंट है। और तुम लोग जो बोल रहे हैं लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, वो नॉमिनल का रूल है। तुम साला नॉमिनल का रूल अगर रियल अकाउंट के अंदर ज्वाइंट करेगा तो कैसा चलेगा? समझा? तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोल के सर ये तो लॉस है, लॉस को हम लोग क्रेडिट में कैसे लिख सकते हैं, वो तो अपना डेबिट बैलेंस है। तो वो डेबिट है बराबर है, वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट तो क्रेडिट होगा ना यार। ये सेकेंड इफेक्ट है। और वैसे भी ये मशीनरी अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अंदर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई मत करो। ओके, तो क्या ये जर्नल एंट्री सब लोग को समझा? मैं रिपीट करो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डबल इफेक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन में डेबिट, मशीनरी में क्रेडिट। और यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे, बट मशीनरी तो बना रहे। मशीनरी अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय कैश बैंक अकाउंट 3000, बाय पीएनएल अकाउंट 5250 ब्रैकेट में लॉस। क्लियर? तो सेल के टाइम पे हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया? सर सेल के टाइम पे हमने रिकॉर्ड किया डेप्रिसिएशन, हमने रिकॉर्ड किया कैश बैंक बोले तो सेलिंग प्राइस, और हमने रिकॉर्ड किया प्रॉफिट और लॉस, जो भी रहेगा वो। प्रॉफिट रहेगा तो डेबिट में आएगा, लॉस रहेगा तो क्रेडिट में आएगा। क्लियर? श्योर। अगर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ लिखता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, और इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में जाता। तो कॉमन सेंस से प्रॉफिट है तो पीएनएल के क्रेडिट में ही जाएगा ना। तो ये चीज खाली याद रखना, अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? डेबिट जाएगा। ओके, चलो इसी के साथ यहाँ पे सेल का एंट्री खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे अपने ईयर एंड के डेप्रिसिएशन। कहाँ आ जाएंगे? ईयर एंड का डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो डेट आएगा 31 दिसंबर 15, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना था थर्ड ईयर का? सर थर्ड ईयर का अमाउंट है 5000। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट 31 दिसंबर 15, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 5000। राइट? डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे कहाँ ट्रांसफर होगा? सर 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू बाय पीएनएल। और याद रखना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कितना होगा? 5000 बोलेगा तो मार खाएगा। इट विल बी 5000 प्लस 0, मतलब इन दोनों का जो टोटल आएगा दैट टोटल विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। राइट? इसी के साथ थर्ड ईयर यहीं पे एंड हो गया है। तो यहाँ पे सेम डेट पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट। चेक कर लेते हैं व्हाट इज द बैलेंस। 51,750 माइनस 0 माइनस 3,000 माइनस 5250 माइनस 5,000, so that comes to 38,500. क्लियर? तो इन दिस मैनर हम लोगों को मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अगर कभी सेल होता है तो सेल करते वक्त यहाँ पे 3 एंट्री हम लोगों को करना होता है, एक डेप्रिसिएशन का, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस का, और तीसरा उसके प्रॉफिट का या फिर लॉस का। ओके, चलो अब इन लोगों का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग इन लोगों ने कैसे किया है। फर्स्ट ईयर का बैलेंस इन लोगों का क्या आ रहा है बताओ? सर फर्स्ट ईयर का बैलेंस है 47,250, अपना भी तो वही है ना। देखो सेकेंड ईयर का बैलेंस क्या है? सर सेकेंड ईयर का 51,750, तो देखो 51,750। राइट? थर्ड ईयर का क्या है बैलेंस? सर थर्ड ईयर का बैलेंस है 38,500, तो वो देखो 38। क्लियर? इन लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया है, बट हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दिया है, सो दैट कि हम लोग को समझ में आए कि वो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता कैसा है। ओके,